वेलकम इन जेसीसी एंड जेसीसी क्लास। आज का टॉपिक हमारा फ्रिक्शन है जो क्लास 8 का चैप्टर है। ठीक है। फ्रिक्शन क्या होता है? इफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट इज नोन एज अ फ्रिक्शन। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम क्या कह रहा है कि अगर कोई एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट जो उसका मोशन कर रहा है, ठीक है, तो इन दोनों के रिलेटिव मोशन की वजह से, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट मूविंग कर रहा है, ये दोनों के मूविंग एक दूसरे के ऊपर सरफेस जो कर रहा है, मूव कर रहा है, इसकी वजह से क्या लगता है, हमारा फ्रिक्शन लगता है। ठीक है। और अब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हमारा। सपोज हम ये क्या कह रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अगर ना लगे इसके ऊपर, तो ये क्या हुआ, हमारी ऑब्जेक्ट जो है धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है। ये फोर्स क्या करता है, इसको मूव करने में हेल्प करता है। सपोज यहाँ पे ये अगर ये मूव कर रहा है दूसरे सरफेस के ऊपर से, तो इसको और फोर्स मिलेगा तो वो ईजिली मूव कर सकता है। लेकिन अगर वो मूव नहीं करेगा तो ड्यू टू फ्रिक्शन, यहाँ पे हमारे इसके बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रिक्शन वाली बात समझ में आई। इफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। नो एक्सटर्नल फोर्स का क्या मतलब है कि कोई बाहरी हमारा बल ना लग रहा हो उसके ऊपर, ठीक है, जो उसको मोशन दे रहा हो, गति दे रहा हो। ठीक है। इसके बाद द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है हमारे अप्लाइड फोर्स को। ठीक है। जो भी मान लो, सपोज आपको एक यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है कि ये डायग्राम देख रहे हो आप लोग। इसमें क्या है कि जनरली हमने एक बुक का एग्जांपल ले रखा है। ठीक है। ये हमारा एक बुक है जैसे, ठीक है, बुक मान के चलते हैं, और ये हमारी टेबल है। तो जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सपोज फोर्स हम इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक, और ये जो हमारा फ्रिक्शन है किसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तभी तो इसके मोशन को अपोज करेगा। ये हमेशा हमारा मोशन के जो भी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो जहाँ भी मान लो हमारा फोर्स लगा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोज में हम एक फोर्स लगाते हैं। ठीक है। इसके बाद जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट बिटवीन टू सरफेसेस। ये दो कंडीशंस हैं हमारी फ्रिक्शन लगने के लिए। एक तो हमारा हमेशा अपोज करता है फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड को, और दूसरा क्या है, ये सरफेसेस के बीच में लगता है। देखो यहाँ पे क्या था, फोर्स ऑफ अ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स सरफेसेस। ठीक है। तो एक सरफेस तो हमारा बुक का हो गया, ठीक है, और दूसरा सरफेस किसका हो गया, टेबल का हो गया। तो ये दो सरफेसेस के बीच में यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको दे रखा था एक हमारी जो टेबल, एक हमारी जो टेबल पे क्या एक बुक रखी है जिस पर हम उसको पुश कर रहे हैं, और वो पुश कर रहे हैं तो धीरे 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 हमारी क्या आगे बढ़ रही है, बट जो उसका मोशन है वो कौन रोक रहा है, हमारा टेबल और उसके बुक के बीच में जो फ्रिक्शन लग रही है उसके अपोजिट साइड लग रहा है, इस वजह से वो स्लोली मूव होती है। ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन का एक, फ्रिक्शन को समझाने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल ले रखा हम लोगों ने। ठीक है। ये देखोगे आप लोग कि ये एक हमारे केले का छिलका है। ठीक है। ये क्या कर रहा है कि ये जैसे सपोज एक बच्चे दौड़ रहे हैं, तो जैसे आपने देखा भी होगा जनरली कि कभी केले के छिलके पे हमारा पाँव पड़ता है तो हम क्या करते हैं, स्लिप हो जाते हैं। जनरली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा सरफेस है, इससे हमारा जो सरफेस कांटेक्ट है केले के छिलके जैसे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। और वो केले का जो छिलका होता है वो काफ़ी हमारा क्या होता है, स्मूथ होता है, स्मूथ सरफेस होता है, और स्मूथ सरफेस में हमारा फ्रिक्शन कम लगता है। ठीक है। इसकी वजह से वो हम इस पर फिसल जाते हैं, और हमारी जो पाँव की जो ग्रिप है या पकड़ है वो कम होती है सरफेस की वजह से, इस वजह से हम गिर जाते हैं। इसके बाद देखिए हम यहाँ पढ़ेंगे अभी स्मूथ फ्रिक्शन और हमारा रफ फ्रिक्शन क्या होते हैं। फ्रिक्शन हमारा किस वजह से होता है, फ्रिक्शन काउज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस, ऑन द टू सरफेस इन कांटेक्ट। ठीक ठीक है। जैसे जनरली आप देखोगे कि एक सरफेस हमारा ये है, ठीक है, और दूसरा ये सरफेस ये, तो इनके बीच में जो हमारी इरेगुलरिटीज़ है, जैसे एक जैसी सरफेसेस नहीं होती हैं, ऊबड़ खाबड़ होगी किसी की, हमारी समतल होगी या स्मूथ होगी, ठीक है, या रफ सरफेसेस होंगी, तो इनकी वजह से जो हमारा फोर्स लगता है उसको हम फ्रिक्शन टर्म करते हैं। ठीक है। और हमारे पास ऐसे कितने तरह के सरफेसेस पाए जाते हैं, दो तरह के हम सरफेसेस की बात करेंगे यहाँ पे। एक होता है रफ सरफेस, एक होता है स्मूथ सरफेस। ठीक है। रफ सरफेस में क्या होती है, मोर इरेगुलरिटीज़ होती हैं, और हमारा स्मूथ सरफेस में लेस इरेगुलरिटीज़। मतलब क्या है, जो हमारा रफ सरफेस होगा उसमें ज़्यादा हमारी इरेगुलरिटीज़ पाई जाएगी, जहाँ पे हमारी एबनॉर्मल सतह कह सकते हो आप लोग, ऊपर खाबर, ठीक है, जैसे एक जैसे समतल सतह नहीं होगी। हम यहाँ एग्जाम्पल के लिए समझा रखा है। ठीक है। विच आप यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखा रखा है, इस विच सरफेस क्रिएट मोर फ्रिक्शन। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि कौन सी सरफेस में हमारा ज़्यादा फ्रिक्शन लग रहा है। सपोज हमने यहाँ पे एक
दो सरफेस कंसिडर किए, पहला सरफेस ये है और सेकंड सरफेस हमारा ये है, ठीक है। तो इन दोनों में हमने एक रफ सरफेस लिया है कि स्मूथ सरफेस लिया है। तो जनरल आप देखोगे कि ज़्यादा जो इरेगुलरिटीज़ है, इरेगुलरिटीज़ का मतलब है जो उसकी सतह है एक जैसी ना होना, ठीक है। रेगुलर का मतलब होता है एक जैसी, ये सतह एक जैसी नहीं है, इसमें ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ है। तो इसमें फ्रिक्शन क्या है, हमने एक फोर्स के एग्जांपल से समझा है कि अगर हम इस पर अप्लाई करते हैं फोर्स और इस पर भी सेम फोर्स अप्लाई करते हैं तो किस कंडीशन में हमारा फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने माना था F1 फ्रिक्शन लग रहा है और यहाँ F2 लग रहा है। तो अब जनरली हमारा एक स्मूथ सरफेस है तो ईजिली इस पर से मूव कर जाएगा, इरेगुलरिटीज़ कम है। यहाँ पे क्या इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा है तो यहाँ पे हमारा ईजिली मूव नहीं करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि जो हमारा फ्रिक्शन है वो हमारे इसमें रफ सरफेसेस में ज़्यादा है और स्मूथ सरफेसेस में हमारा कम है, ठीक है। इससे डाउनवर्ड है, ठीक है, डाउनवर्ड कह सकते हो, इसको अपवर्ड कह सकते हैं। तो यहाँ पे रिलेशन क्या निकल के आया कि F2 ग्रेटर देन F1, मतलब F2 का क्या मतलब था कि फ्रिक्शन, रफ सरफेस का जो फ्रिक्शन था वो क्या है, ज़्यादा है किसके कंपेयर में, हमारे स्मूथ सरफेस के कंपेयर में, ठीक है। यहाँ पे देखो एक डायग्राम भी दिखा रखा है बुक और टेबल का, जैसे भी दिखाया था। देखो ये देखोगे आप लोग, जो सरफेस है ये हमारा क्या है, ऊपर वाला जो पार्ट है ये बुक का सरफेस है, ठीक है, बुक का सरफेस है और ये टेबल का सरफेस है। इस आप इन दोनों के बीचों में देखोगे कि क्या दिखा रखा है, एक हमारा एक सरफेसेस में क्या इरेगुलरिटीज दिखा रही है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरलॉक कर रहे हैं। इंटरलॉक का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है, इंटरलॉक आपस में एक तरह का लॉक करना या जुड़ जाना, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा क्या फ्रिक्शन इसमें दोनों एक दूसरे बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद आप लोग देखोगे कि रफ सरफेस जो होता है हमारे पास, अभी जो हमने पढ़ा था कि हैविंग मोर फ्रिक्शन, रफ सरफेस का क्या ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, रफ सरफेस हैविंग मोर फ्रिक्शन देन स्मूथ सरफेस, ठीक है। हमने यहाँ पे एक रिलेशन निकाला था जहाँ पे F2 है ग्रेटर, ठीक है, क्योंकि हमारी इरेगुलरिटीज ज़्यादा थी किसमें, हमारी रफ सरफेस में इरेगुलरिटीज ज़्यादा थी। इट अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट सरफेस, फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन क्या करता है, इट अपोजेज द रिलेटिव मोशन ऑफ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट सरफेस इन कॉन्टैक्ट इट एक्ट ऑन अ बोथ सरफेस, ठीक है। ये क्या करता है, रिलेटिव मोशन को हमारे इन दो ऑब्जेक्टिव के बीच के सरफेस में लगता है और ये एक्ट कैसा करता है, हमारे दोनों सरफेसेस पे एक्ट करता है। सपोज मैं आपसे बताऊं कि हमारा ये हमारा एक एग्जांपल के लिए ऑब्जेक्ट ले लें, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दोनों की सरफेस ये, एक सरफेस ये रही, दूसरी की सरफेस ये, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। ये इधर ये हमारा मूव कर रहा होगा, ठीक है, ये हमारा स्टेशनरी, तो ये रिलेटिव मोशन में है एक, और इसके बीच में हमारा एक फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन जिसे हम कहते हैं, जो उसको क्या करता है, अपोज करता है। और कब होता है ये, जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है, कांटेक्ट में होंगे तभी हम लगा सकते हैं इसे फोर्स, ठीक है। वो फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, नेचर ऑफ सरफेस जो हमने अभी पढ़ा था, नेचर ऑफ सरफेस में आप देखोगे कि सबसे पहले हमारा जो स्मूथ सरफेस होगा तो उसमें इरेगुलरिटीज कम होगी, जो हमने अभी ऊपर एग्जांपल में भी पढ़ा था, इरेगुलरिटीज कम होती है स्मूथ सरफेसेस में। तो इरेगुलरिटीज हमारी कम होती है तो हमारा क्या होगा, लेस, हमारा क्या होगा, इंटरलॉकिंग हमारी कम होती है। इंटरलॉकिंग हमने देखा था कि दो सरफेस जो है आपस में जो जुड़ रहे होते हैं, एक टेबल और बुक वाला एग्जांपल देखा था हम लोगों ने, तो उसमें क्या हुआ, आपस में कम इंटरलॉक होते हैं, जिसकी वजह से उसमें फ्रिक्शन जो है कम लगता है, ठीक है, लेस फ्रिक्शन लगता है। और रफ सरफेस में क्या होता है कि मोर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज होती हैं तो मोर फ्रिक्शन होता है, क्यों, क्योंकि इंटरलॉकिंग बिटवीन टू सरफेस ज़्यादा होती है। दूसरा क्या है, फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेसेस प्रेस टुगेदर। क्या मतलब है इस बात का कि सपोज हम एक सरफेस यहाँ पे ऐसे लेते हैं तो दूसरा सरफेस जो है हमारे पास, इस पे पहला सरफेस दूसरे सरफेस पे कितना ज़्यादा प्रेस किया जा रहा है, ठीक है, इस पे कितना दबाव डाल रहा है वो, कितना हाउ हार्ड प्रेस, उससे क्या होगा कि इसमें जो इंटरलॉकिंग होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, इसके वजह से उसमें फ्रिक्शन बढ़ जाता है। देखते हैं कैसे, प्रेस हार्ड मोर बिटवीन टू सरफेस, अगर हमारा ज़्यादा हार्ड अगर प्रेस होगा दो सरफेसेस तो इंटरलॉकिंग बिटवीन टू सरफेसेस ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, इंटरलॉकिंग हमारी ज़्यादा होगी तो हमारा फ्रिक्शन जो है हमारा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इनमें कितने टाइप के हमारे फ्रिक्शंस होते हैं, हमारे 3 टाइप्स के फ्रिक्शन हमें पढ़ने हैं यहाँ पे इस चैप्टर में। फर्स्ट होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन और थर्ड वन इज ए रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन हम देख लेते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे लगता है। स्टैटिक फ्रिक्शन
comes into the play when we try to move an object at a rest. सपोज ये क्या कह रहा है कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और हमारा रेस्ट में था। अगर हम इसको फोर्स दे रहे हैं, एक हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, और उसको ट्राई क्या कर रहे हैं, मूव करने की। अगर फोर्स लगाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है, तो हम क्या करते हैं, इसमें फोर्स लगा के ट्राई कर रहे हैं मूव करने के लिए। और इस मोशन को जो अपोज करता है और उसमें जो फ्रिक्शन हमारे जो आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। और यहाँ आप देख रहे होगे कि ये इंटरलॉकिंग दिखा रखी है बिटवीन टू सर्फेसेस है यहाँ पे, ठीक है। ये दो सर्फेसेस हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरलॉक कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारा क्या स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। और हमने एग्जांपल वुडन बॉक्स का लिया था, ठीक है, पहले रेस्ट में था, देन हमने फोर्स लगा देंगे, मोशन में आने लगा, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे स्लाइडिंग मोशन की बात करेंगे। स्लाइडिंग मोशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, जनरली स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव और स्लाइडिंग ओवर अनदर, ठीक है। इसमें पहले से ही ऑब्जेक्ट हमारा मूविंग कंडीशन में होता है और इसको दूसरे सर्फेसेस पे हम और फर्दर उसके मोशन को या स्पीड को मेंटेन करने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं। ये बात हमने नीचे लिख रखी है, फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज मेजर ऑफ ए स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सपोज हमारा एग्जांपल के लिए आपको नीचे डायग्राम के हेल्प से समझाएंगे हम। तो इसमें है क्या कि एक हमारा स्लाइडिंग ये बना रखा है, ठीक है, इंक्लाइन सरफेस ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पे हमने एक बॉक्स रखा है, ठीक है। इस पर बॉक्स इनिशियली भी स्लाइड कर रहा था, लेकिन हमारा काफ़ी कम मूव कर रहा था धीरे धीरे। बट जैसे हमने इस पर फोर्स लगाया तो इसके मोशन में हम क्या कर रहे हैं कि कंटिन्यूसली ये हमारा मोशन बना रहे। कि जो हमने पहले सबसे पहले फ्रिक्शन वाली बात करी थी कि अगर हमारा कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम ना करे तो वो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रिक्शन के लगने की वजह से वो रुक सकता है। लेकिन अगर हम इस पर कंटिन्यूसली वो फोर्स बना के रखते हैं तो वो हमारा मोशन बनाने रखने में मदद करता है और उसकी स्पीड को मेंटेन करता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जनरली पहले जो ऑब्जेक्ट होता है मोशन में ही होता है। हम उस पर जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ये जो हमने फोर्स अप्लाई किया इसको मोशन को मेंटेन करने के लिए रखा हुआ है। क्या कर रहा है, स्पीड या मोशन को मेंटेन कर रहा है जो उस पर स्लाइड कर रहा है। इसमें जनरली आप देखोगे ये डायग्राम दे रखा है, इसमें ये इंटरलॉकिंग दिखा रखी है, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिए। ये हमारा सरफेस पार्ट 1 है और ये हमारा बॉक्स का दूसरा सरफेस है यहाँ पे गिवन है, ठीक। ये हमारा इंक्लाइंड सरफेस है जहाँ पे हमारा ये स्लाइड कर रहा है। इनिशियली मूविंग कंडीशन दे रखी है और फाइनली आफ्टर द फोर्स अप्लाइड मूविंग कंडीशन। इसके बाद आता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन। एग्जाम्पल के लिए हम क्या कह सकते हैं, बॉल बेयरिंग इन ए साइकिल्स और बॉल बेयरिंग इन ए फैन सीलिंग। सपोज अगर मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ से कि रोलिंग फ्रिक्शन में हम देखते हैं क्या कि हमारी जो एक बॉडी है, ठीक है, वो रोल्स करती है ओवर द सर्फेसेस। इस पर फ्रिक्शन हमारे कैसे लगता है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखोगे आप लोग, एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये एक टायर की जो व्हील होती है ना, उसका एग्जांपल लिया हुआ हमने, टायर जो होता है उसकी व्हील। तो ये एक सरफेस है हमारा, सपोज रोड है या कुछ भी आप मान के चल सकते हो। तो यहाँ पे जो टायर के जो सरफेस कॉन्टैक्ट है ये किसके साथ है, हमारा इस रोड की सरफेस के साथ है। तो इसमें सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। जितना ज़्यादा हमारा सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, कम है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होने की वजह से हमारा जो हमारी इरेगुलर जो इंटरलॉकिंग है, जैसे एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है तो इंटरलॉकिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। इंटरलॉकिंग कम हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फ्रिक्शन लगेगा उसमें वो काफ़ी कम लगेगा, ठीक है। इस वजह से हम कहते हैं रोलिंग जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा कम होता है, ठीक है। किस वजह से, एरिया ऑफ कांटेक्ट, इरेगुलरिटीज और टाइम ऑफ कांटेक्ट भी मायने रखता है कि कितनी देर तक ये दोनों सरफेस कितनी देर तक कांटेक्ट में आए एक दूसरे। रिलेशनशिप बिटवीन द स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे पहले हम याद रखेंगे एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेसेस की बात कर रहे हैं इसमें, एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। एरिया हमारा सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन में यूज़ होता है, उसका स्लाइडिंग में होता है, उसके बाद हमारा रोलिंग फ्रिक्शन में लगता है। सपोज एक दूसरे से जो ऑब्जेक्ट हमारे कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो ये जो इसका पर्टिकुलर हमारा जो कॉन्टैक्ट आ रहा है इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। एरिया ऑफ कांटेक्ट हमारा सबसे ज़्यादा देर तक इसमें रहता है, स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है। स्लाइडिंग में क्या मोशन में पहले से रहता है तो काफ़ी कम देर के लिए रहता है, किसके कंपेयर में, स्टैटिक फ्रिक्शन में।
और रोलिंग फ्रिक्शन में तो सबसे कम होता है, क्योंकि जो हमारा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हमने अभी देखा कि एक सरफेस से वो इतनी देर के लिए रहता है, ठीक है। इसके बाद हमारा फ्रिक्शन फोर्स के बेसिस पे देखें कि हमारा सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में लगता है, फ्रिक्शन फोर्स किस में अप्लाई होता है। सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन हम देखते हैं कंपेटिवली स्टैटिक फ्रिक्शन में लगता है, उसके बाद हमारा स्लाइडिंग में लगता है, और उससे कम हमारा रोलिंग फ्रिक्शन में लगता है। तो हम क्या कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा हमारा स्टैटिक, उससे कम हमारा स्लाइडिंग में लगेगा, और उसके बाद हमारा रोलिंग फ्रिक्शन में लगता है। ये रोलिंग फ्रिक्शन के लिए यहाँ पे एक डायग्राम से हम समझेंगे, ठीक है। ये हमारा जो क्या है, एक हमारा व्हील है, ठीक है, आप पहिया कह सकते हो उसको, और ये हमारा एक सरफेस है, ठीक है। इन सरफेस के और व्हील के बीच में जो हमारा फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ पे आपको पॉइंट में दिखा देता हूँ थोड़ा सा क्लियर करके। ये व्हील और इसके बीच में फ्रिक्शन हमारा इस पॉइंट पे लग रहा है, जहाँ पे सरफेस से कांटेक्ट में आ रहा है। इसका आप देख रहे होगे सरफेस ऑफ कांटेक्ट बहुत काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से जो हमारा फ्रिक्शन है वो काफ़ी कम लगता है एज़ कम्पेयर हमारे स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल, ठीक है। हमारे लिए फ्रिक्शन कैसे ज़रूरी है और कैसे ये हमारे लिए हार्मफुल भी है, ठीक है। ये हमारा दोस्त है या दुश्मन है, इसके लिए हम बात करेंगे, और ये कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से समझेंगे कि फ्रिक्शन हमारे लिए क्यों नेसेसरी है और क्या हमारे डेली लाइफ में इसके यूजेस हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले एग्जांपल लिखते हैं, राइटिंग विद द चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड। सबसे पहले अगर आप देखोगे जो हम लिख पाते हैं कुछ भी ये ब्लैक बोर्ड पे, वो हम किसके हेल्प से लिख पाते हैं, फ्रिक्शन। अगर हमारे पास अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो पेंसिल हमारी या हम चॉक से नहीं लिख पाएंगे किसी भी चीज़ पे, ठीक है। उसका जैसे आप लोग हम पढ़ते हैं होल्ड द अर्थन पोर्ट कूलर, ठीक है। इसमें क्या है कि जो हम चाय पीते हैं या कुछ बाहर पानी पीते हैं कपों में, कुल्हड़ों में, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे क्या कि ये हमारा अगर फ्रिक्शन ना हो तो मैं अर्थन पोर्ट को नहीं पढ़ पाएंगे, वो हमारे हाथ से क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इरेगुलरिटीज़ ही नहीं रहेगी सरफेस में, तो फ्रिक्शन कहाँ से रहेगा। अगर इरेगुलरिटीज़ ना रहे हमारे सरफेसेस के बीच में तो क्या फ्रिक्शन हमारे फ्रिक्शन होगा, नहीं, फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। इरेगुलरिटीज़ अगर नहीं मिल रही है तो फ्रिक्शन हमारा नहीं होगा। यू कुड नॉट फिक्स द नील ऑन द वॉल। अगर सपोज हम क्या क्या कह रहे हैं कि नील मतलब हमारा होता है कील, ठीक है। अगर हम वॉल मतलब दीवार, हम क्या करेंगे कि कोई भी अगर हमें कील भी अगर दीवार में अगर पुश करनी हो या लगानी हो, ठीक है, तो हम नहीं लगा पाएंगे इसलिए, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो वो क्या करेगी, वो उसमें पुश नहीं होगी। अब नॉट एबल टू वर्क, हम जो चलते हैं वो हम क्या, नॉट एबल टू वर्क, हम चल नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे वेट मार्बल पे, वेट मार्बल जैसे हमारे जैसे सर जैसे जो साबुन वाबुन का गिरा हुआ पानी रहता है या गीला रहता है, तो उसमें हमारा फ्रिक्शन काफ़ी कम हो जाएगा, फ्रिक्शन रहेगा नहीं, तो हम क्या उस पर चल पाएंगे, नहीं, हम उस पर स्लिप करते रहते हैं। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। हमारा क्या है, विदाउट फ्रिक्शन, सपोज कोई फ्रिक्शन नहीं तो हम क्या कह देंगे, कोई भी बिल्डिंग हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमें बहुत सारी मशीनें यूज़ होती हैं जहाँ पे हमें वहाँ पर उसको रोकना पड़ता है या सामान रखना पड़ता है कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो वो चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे इजीली। इसके बाद एविल कैसे है हमारे लिए, कैसे हार्मफुल है ये। एविल का जनरली आप मतलब अगर निकालो बताऊँ यहाँ पे, इसका मतलब होता है हार्मफुल, ठीक है, कि हमारे लिए कैसे ये हार्मफुल भी है और कैसे हमारे लिए नेसेसरी। नेसेसरी हमने देख लिया पॉइंट में। फ्रिक्शन क्या करता है, इट्स वियर्स आउट द मटेरियल, ठीक है। हमारा क्या करता है, वियर्स आउट मतलब जनरली ये ख़राब कर देता है, जैसे स्क्रूज है या बॉल बेयरिंग है या सोल्स ऑफ शूज़ है, ये सब क्या होता है, इससे क्या होता है जनरली ये काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें हमारी इससे डैमेज हो या ख़राब हो जाती है, जल्दी ही हमारी ख़राब होने लग जाती है। ज़्यादा अगर सरफेसेस के बीच में अगर फ्रिक्शन लगे तो ये जल्दी ख़राब होती है। और मशीन्स जैसे ऑपरेट होती है, जनरली मशीन की बात करें, मशीन में कैसे, व्हेन इज ए मशीन ऑपरेटेड हीट जनरेटेड काउज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी। सपोज अगर हमारा कोई मशीन ऑपरेट हो रही है, उसमें हीट जनरेट होती है, किसकी वजह से होती है, फ्रिक्शन की वजह से जनरेट होती है। अगर वो हीट जनरेट होने की वजह से उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारी जो एनर्जी वेस्ट हो जाती है, ठीक है। जार ऑफ मिक्सर, जो हमारा मिक्सर का जो जार होता है आपने देखा होगा कभी, बिकम्स हॉट, काफ़ी अगर हम सपोज उसको घुमाते हैं तो वो काफ़ी गर्म हो जाता है, जिसके अप्लाइंसेस ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। अगर फ्रिक्शन की वजह से हमारी ये जो प्रॉब्लम है, ये चीज़ें जनरली आती है। तो अभी जनरली हमने क्या देखा कि जो फ्रिक्शन है हमारा, वो कैसे हमारे लिए नेसेसरी भी है और हमारे लिए हार्मफुल भी है। दोनों तरह की चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। आप यहाँ देखोगे कि फ्रिक्शन जो हमारे लिए कैसे नेसेसरी है और हमारे लिए हार्मफुल है, दोनों तरह की चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे पहले अगर ये वेयर आउट मटेरियल करता है, मतलब जनरली ये उसको ख़राब कर देता है, ठीक है। देखेंगे कैसे हमारे जैसे सोल, जो शूज़ के सोल्स होते हैं ना, उसको काफ़ी जल्दी हमारे ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण। अगर फ्रिक्शन ना होता तो हमारे कभी सोल ख़राब ही नहीं होते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि जनरली अगर कोई कार चल रही है, अगर फ्रिक्शन ना होता हमारे सरफेसेस के बीच में तो कार कभी रुकती ही नहीं। और कोई आदमी अगर चलना स्टार्ट करता है तो कभी रुक नहीं पाता, क्यों, क्योंकि उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लेने लग रहा, वो स्लिप करता चल जाता। या कोई भी चीज़ जो हम इसको पकड़ पा रहे हैं, जैसे चाय पीने के लिए कुल्हड़ जो यूज़ करते हैं,
मिट्टी के बर्तन हो गए या कांच का बर्तन, कुछ भी जो पकड़ते हैं हम, उसमें हमारा एक फ्रिक्शन लगता है। क्यों? क्योंकि उन दोनों सरफेसेस के बीच में हमारी क्या लगती है, इरेगुलरिटीज़ लगती है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि इरेगुलरिटीज़ के वजह से ही हमारी फ्रिक्शंस लगती है। ठीक है, अगर दो सरफेस के बीच में इरेगुलरिटीज़ है तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि वो दोनों सरफेस आपस में क्या करते हैं, इंटरलॉक करते हैं। क्या करते हैं, इंटरलॉकिंग दिखाते हैं। अगर सपोज़ कभी किसी सरफेस के बीच में से कम्प्लीटली इरेगुलरिटीज़ निकाल दी जाए या ख़त्म कर दी जाए किसी तरीके से, तो क्या हम फ्रिक्शन लगा सकते हैं? नहीं, हम फ्रिक्शन नहीं लगा सकते। अगर हमारे सपोज़ इरेगुलरिटीज़ ही ख़त्म कर दी जाए तो हमारा फ्रिक्शन नहीं लगेगा। इसके बाद जनरली एक हीट वाला जो एग्जांपल था कि फ्रिक्शन की वजह से हमारा हीट भी जनरेट होती है, वो देखेंगे हम। जैसे हम जनरली जो माचिस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ स्टिक मैच स्टिक है हमारी, और इससे हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे जनरली एक हमारा केमिकल पाउडर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइट फॉस्फोरस कहते हैं। ठीक है, वाइट फॉस्फोरस होता है वो। हम अभी जनरली पहले वाइट फॉस्फोरस यूज़ करते थे, अब हम यहाँ पे रेड फॉस्फोरस यूज़ करते हैं। ठीक, जो क्या करता है, हमारे फायर के लिए यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे हम इस पर रब करते हैं, एक सरफेस है हमारा, दूसरा सरफेस इस पर जब रब करता है, ठीक है, ये हम मैच स्टिक मान लें, तो दूसरा सरफेस जब इस पर रब करता है तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे शूज़, जो मैं आपको बताया था शूज़ वाला, जो हमारे शूज़ के जो सोल होते हैं उसके एग्जांपल, ये आप देखोगे यहाँ पे ये टीयरिंग हो रही है, इसकी फट गई है काफ़ी ज़्यादा। हमारी जो शूज़ की, यहाँ जो शूज़ की सोल है वो काफ़ी हमारी क्या हो गई, टीयर हो गई। तो ये किसकी वजह से होता है, हमारे फ्रिक्शन के कारण। हमारा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन हमारे सरफेस और अर्थ के हमारे सरफेस और दो सरफेसेस के बीच में लगने, अर्थ के सरफेस और ये शूज़ के सरफेस के बीच में जो हमारा वॉइस की वजह से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ टेयरिंग हो रही है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे जो फैन सीलिंग की बात करी थी, फैन सीलिंग में जो ये आप देख रहे हो ये बेरिंग होता है। ठीक है, बॉल बेरिंग जो हम एग्जांपल दे रहे थे, ये हमारा बॉल बेरिंग क्या है, ये इसको हम बॉल बेरिंग बोलते हैं, फैन सीलिंग में लगा रहता है। और ये जनरली आप देखोगे ये हमारा रोलिंग फ्रिक्शन को डिनोट करता है। यहाँ पे कुछ हमारे बिल्कुल रोल टाइप से लगे रहते हैं जो क्या करते हैं, ये रिवॉल्व करने में ईजिली करते हैं। जब सपोज ये रिवॉल्व होगा तो ये मूव करते रहते हैं, इसके ऊपर, ये सरफेसेस के ऊपर मूव करते रहेंगे। इसकी वजह से हमारा क्या है, फ्रिक्शन कम लगता है। तो अब हमारे पास जनरली चीज़ें हमने ये समझ ली कि हम फ्रिक्शन हमारे लिए कैसे नेसेसरी है और हार्मफुल भी है। ठीक है, अब हमारे लिए जो जो मेन चीज़ें जो हमारे लिए समझने की बात है वो कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रिक्शन को कंट्रोल करना भी तो ज़रूरी है। सपोज़ हमें कहीं फ्रिक्शन चाहिए और कहीं हमें कम चाहिए। ठीक है, कहीं कहते हैं फ्रिक्शन हमारे लिए ज़्यादा है तो अच्छा है, लेकिन कहीं कम है तो वो हमारे लिए ख़राब भी है। तो हम यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे कर सकते हैं फ्रिक्शन को, ये हम समझेंगे और क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। सपोज़ मैं आपसे सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन क्यों ज़रूरी है, मतलब हमारा जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्यों बढ़ाना जरूरी है। फ्रिक्शन को वैसे हिंदी में अगर बोले तो घर्षण बल भी बोलते हैं, घर्षण। ठीक है, घर्षण के नाम से भी जानते हैं, घर्षण बल होता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को मैं बताऊं कि इंक्रीजिंग करने के लिए क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले आप ट्रेडेड टायर्स ऑफ कार, ट्रक, ईटीसी प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड। ये आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी जो कार्स होती हैं हमारी, उसके डिज़ाइंस में थोड़े से ग्रिप्स बने होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, इसके हेल्प से बेटर समझ पाऊँ। ये देखो एक टायर का एग्जाम्पल ले रखा है, ये हमारे शायद बस या ट्रक का टायर है, बस ले लो आप। ठीक है, इसमें देखोगे ना, ये जो आप जो ग्रिप है, ये उभार जो बना रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिप बोलते हैं, ग्रिप है। ये डिफरेंट एक पैटर्न्स में टायर कंपनीज जो होती है वो ग्रिप डिज़ाइन करती है, किस लिए करती है, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए करती है। जो हमारा फ्रिक्शन है वो क्या हो जाए, ये फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए करती है। ठीक है, क्यों, अगर जो दो सरफेसेस है हमारा, हमने पहले भी पढ़ा था ये एक सरफेसेस है, तो यहाँ पे हमारी क्या एबनॉर्मल ऐसे इरेगुलरिटीज ज़्यादा होगी तो क्या होगा, फ्रिक्शन हमारा ज़्यादा लगेगा। ये जैसे जब सपोज़ कोई हमारी अगर जो स्पीड में हमारी अगर बस चल रही है और हमें वो आसानी से रोकना होगा, तो फ्रिक्शन हमें जब हमें रोकने होंगे तो क्या होगा कि हमें जो टायर और सरफेस के बीच में हमारा फ्रिक्शन ज़्यादा लगना चाहिए। इस वजह से फ्रिक्शन एनहेंस करने के लिए फॉर सेफ्टी फीचर्स, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रिप का डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप लोग जो टायर की इसके वजह से क्या है, दो सरफेस के बीच में क्या है, इरेगुलरिटीज़ बढ़ रही है। एक जैसी सरफेस नहीं, अगर ये समतल होती है तो क्या होता है कि हमारा फ्रिक्शन कम लगता है, लेकिन हमें तो फ्रिक्शन ज़्यादा करना है ना यहाँ पे, क्योंकि हमें हमारे पास जो स्पीड में रहती है उसको तो रोकना रहता है टायर को। जो अगर इमिडिएटली कोई सामने आ गया बस के आगे तो हमें क्या होगा, ब्रेक मारना होगा। ब्रेक मारने पे वो हमारी बस रुक जानी चाहिए, जिसके लिए हमारे पास इन्हेंस करने के लिए फ्रिक्शन हमारे यहाँ दे के रखते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे आपने शूज़ देखे होंगे, जनरली स्पोर्ट्स शूज़ में भी आप देखते होंगे कई बार जो
बॉटम वाला है लेयर, उसमें भी कई बार ऐसे उभार जैसे रहते हैं, ठीक है। वो क्यों रहते हैं? वो हमारे फ्रिक्शन को एनहेंस करते हैं, ठीक है। जैसे आपका शूज़ है तो यहाँ पे उभार टाइप से रहते हैं, ठीक है, बाहर निकले। और बाकी आपने कभी क्रिकेटरों के शूज़ देखे हों तो उसमें कहते हैं नुकीले कीलें लगी रहती हैं, वो किस लिए लगी रहती हैं कि उन फ्रिक्शन को एनहेंस करने के लिए, ठीक है, कि वो स्लिप ना करें जब वो खेले, तो ज़्यादा जल्दी स्लिप ना करें, वो फ्रिक्शन उसको बनाए रखे। शूज़ का भी एग्जाम्पल दे रखा है। इसके बाद यहाँ पे देखो ब्रेक पैड्स इन दी ब्रेक सिस्टम ऑफ अ साइकिल एंड ऑटोमोबाइल। आपने देखा होगा कभी भी जो ब्रेक जो सिस्टम होता है हमारा, ब्रेक पैड्स होते हैं, वो जैसे टायर के ऊपर ना जनरली हमारे एक ब्रेक पैड्स होती हैं जो क्या करती है, पुश करती हैं इसको टूवर्ड्स हमारे टायर के पास, जिससे क्या वो हमारे क्या है हमारे जो टायर्स को रोकने के लिए एक फ्रिक्शन लगाती है, फोर्स लगा रही है। क्यों? ये ब्रेक पैड का डायग्राम है। ब्रेक पैड्स हम यूज़ करते हैं किसमें? ब्रेक सिस्टम में यूज़ करते हैं साइकिल ऑटोमोबाइल में। किस लिए? क्योंकि हमें अपने व्हीकल्स को रोकना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे भी हमें क्या है, फ्रिक्शन एनहेंस करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। सम उसके बाद हम देखेंगे सम डिज़ाइन ड्रॉ ऑन द बोटल कप इंक्रीज द ग्रिप ऑफ इजीली होल्ड दैम। सब आप देखते होंगे कि कई बार जो कांच के कप होते हैं उस पर क्या है, हमारे थोड़े से पैटर्न्स डिज़ाइन बने होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको इजीली हम ग्रिप कर पाए। सपोज आपने देखा होगा बोतलों पे भी हल्की सी हमारी ग्रिप रहती है। कई बार आप बोतल ऐसे पकड़ते हो ना, यहाँ पे डिज़ाइन टाइप सा बना रहता है, उसको भी हम क्या कहते हैं कि वो हमारे फ्रिक्शन को एनहांस करता है, ठीक है। ये तो हमारे पॉइंट, 3 पॉइंट जो थे हमने किस लिए बताया कि ये हमारे इंक्रीजिंग क्यों करते हैं, ठीक है। अब लेकिन डिक्रीज़ क्यों करते हैं? डिक्रीज़ करने का भी कोई रीज़न होगा कि हमारे फ्रिक्शन कैसे और डिक्रीज़ करते हैं, लेकिन और कैसे करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन इन मशीन पार्ट में, किसके लिए? इंक्रीज देयर एफिशिएंसी विद द हेल्प ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल और ग्रीज इटीसी। सपोज हम क्या कह रहे हैं, फ्रिक्शन कहाँ रिड्यूस कर रहे हैं? मशीनों में। किस लिए? क्योंकि उसकी इफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए। हमने पढ़ा था जब फ्रिक्शंस में कि वो हमारे लिए कैसे अवेलेबल है, तो हमने उसमें देखा था कि फ्रिक्शन के कारण क्या हो रहा है, मशीनों में हीट जनरेट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है हमारी, ठीक है। और इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑयल्स ग्रीस और का यूज़ करते हैं इत्यादि का, ठीक है। यहाँ पे लुब्रिकेटिंग का एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले हमने लुब्रिकेंट्स पढ़ा, तो लुब्रिकेंट्स होता क्या है? द सब्सटेंस विच रिड्यूस द फ्रिक्शन आर कॉल्ड द लुब्रिकेंट। वैसे पदार्थ जो हमारे क्या करें, फ्रिक्शन को कम करें, वो हमारे क्या कहलाते हैं? लुब्रिकेंट कहलाते हैं। जैसे कि ऑयल ग्रीस ETC, ठीक है, इत्यादि कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो हमारे दो सरफेस के बीच में आने के बाद वो उसका फ्रिक्शन कम करना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखेंगे, तो एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे फर्स्ट सरफेस हमने ये मान रखा है और सेकंड सरफेस हमारा ये, ठीक है। इसके बीच में हमने क्या कर रखा है, ये लुब्रिकेंट डाला हुआ है, ठीक है। ये लुब्रिकेंट है हमारे पास, तो इसको हम लुब्रिकेंट के नाम से जानते हैं। ये क्या कर रहा है कि आप देखोगे इसमें इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट है उसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। जैसे ही हमारा जो एरिया ऑफ कांटेक्ट इन दोनों के बीच में कम हो जाता है या ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारे पास इजीली वो उसके ऊपर से हम ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर सकता है या आपका फ्रिक्शन जो कम लगेगा, ठीक है। ये हमारा लुब्रिकेंट का रोल है। आई होप आप लोगों को ये लुब्रिकेंट वाला समझ आया होगा, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लुब्रिकेशन का। क्यों हम यूज़ करते हैं? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। कैसे कर पाते हैं? इन दोनों सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट था उसको इसने क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। इसके बाद आप लोग फ्लूइड फ्रिक्शन की बात करेंगे हम लोग। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। फ्लूइड जनरली हम जो रेफर करते हैं गैस और लिक्विड का एक कॉमन नेम है, ठीक है, उससे हम फ्लूइड की बात करते हैं। जैसे एयर क्या करती है, एयर वाटर भी एग्जर्ट करती है फ्रिक्शनल फोर्स, किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स करती है। सो वी कैन से दैट द फ्लूइड exert force of friction on object in a motion through। तो फ्लूइड भी क्या करती है, एग्जर्ट करती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, किस पे? ऑब्जेक्ट पे करती है। जब मोशन में हमारी कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर क्या एक फोर्स एग्जर्ट करती है, ठीक है, थ्रू दैम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रैग नाम से भी जानते हैं, ड्रैग भी कहते हैं इसको। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए एक लाइन में, फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्ट बाय द फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। अगर किसी भी फ्लूइड के द्वारा फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्ट किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट पे तो हम क्या बोलते हैं? उसको ड्रैग कहते हैं, ठीक है। तो ड्रैग डिपेंड किन पे करता है? हमारा जो ड्रैग डिपेंड करता है वो हमारा डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड पे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। हमारा कि जो भी कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड है किस फ्लूइड में कितनी जा रही है, ठीक है, उस पर हमारा क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड, उस पर हमारा ड्रैग डिपेंड करता है। और शेप ऑफ ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है,
ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है, नेचर ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ड्रैग की अगर बात करें तो हम यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट मान के चलें, ठीक है, तो जो हमारा ये अगर फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो ये इस तरीके का मोशन रहता है, ये हमारा ये क्या करता है, इसको अपोज करता है, ठीक है, ये इसके मोशन को अपोज करता है, कुछ जो हमारी वेव होगी यहाँ पे वह आने लगी, इसको हम क्या नाम देते हैं, ड्रैग का नाम देते हैं, ठीक है, ड्रैग बोलते हैं। और इसके बाद अगर एग्जांपल के लिए आप देखें, एग्जांपल के लिए हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल के लिए है कि आप एरोप्लेन देख रहे होगे, ठीक है, एरोप्लेन में हमारा क्या लगता है, हमारा एयर फ्रिक्शन जनरली लगता है, ठीक है, एयर फ्रिक्शन जो हमारा फ्लूइड के आता है तो हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन लग रहा है। तो ये फ्लूइड फ्रिक्शन जो हमारा लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग से नाम से भी जानते हैं। ड्रैग किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता था, हमारा शेप ऑफ ऑब्जेक्ट पे बन करता था। तो इसके शेप ऑफ ऑब्जेक्ट को आप देखोगे तो ये जो बर्ड है, ये जो एरोप्लेन का जो शेप है वो किससे लिया गया है, बर्ड से ही लिया गया है। क्यों, आप देखोगे इसके जो विंग्स है इस तरीके से प्रॉपर डिज़ाइन किए जाते हैं कि इस पर जो फ्रिक्शन है वो हमारा क्या लगे, कम से कम लगे, ठीक है, एयर का जो फ्रिक्शन है वो कम से कम लगे, जिससे क्या होगा, इनके जो इजीली हमारा क्या है, एरोप्लेन मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। इसके बाद मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं हम फ्लूइड फ्रिक्शन को, मिनिमाइज करने के तरीके क्या है, अगर हमारे पास फ्लूइड ड्यू टू फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, हमारे पास लॉस एनर्जी होती है, क्या होती है, एनर्जी का लॉस होता रहता है। जैसे सपोज आप इस साइड मूव करना चाह रहे हो और फ्रिक्शन हमारा रोक रहा है, तो हमें इधर आगे जाने के लिए कि ज़्यादा एनर्जी की, मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है, और एफर्ट की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो सो वी हैव टू मिनिमाइज द फ्लूइड फ्रिक्शन बाय द टेकिंग दिस एक्शन, ठीक है। कौन कौन से एक्शन हम ले सकते हैं देखते हैं। एडॉप्ट स्पेशल शेप्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम क्या कर सकते हैं, स्पेशल शेप्स किसी भी ऑब्जेक्ट का एडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे एरोप्लेन का हमने किया था, अभी एग्जाम्पल में समझा, टेकन बाय फ्रॉम बर्ड से हमने उसका एक स्पेशल शेप लिया जो क्या करता है, यूजुअली हमारे पास उसका एक स्पेशल शेप देता है जिसकी वजह से हमारा फ्रिक्शन कम लगता है, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन है, आई होप आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, कि फ्रिक्शंस क्या होते हैं, फ्रिक्शन कैसे कंट्रोल करते हैं, और फ्रिक्शन किस तरीके से हमारे किसी भी दो सरफेसेस में लग रहा है, क्यों नेसेसरी है, क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, फ्लूइड में भी हमारे फ्रिक्शन लगते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी, और फ्रिक्शन टाइप भी पढ़े हमने कि कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये सब मुझे लगता है आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। तो आपके लिए एंड ऑफ द वीडियो एक क्वेश्चन है और आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, हमें इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कि ये आपको 4 ऑप्शन गिवन है, कौन सा ऑप्शन इनमें से सही, आप लोग कमेंट में रिप्लाई करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आई होप आप सभी को सबको अच्छे से समझ में आया होगा फ्रिक्शन।